एक देश हुआ करता था। उस देश में अलग अलग धर्म और जाति, रंग, मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले और अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि उस देश को बनाए जाने के वक्त उस मुल्क का सपना यही था कि यहाँ सब एक साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह। जैसे एक परिवार में अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनके ज़िंदगी जीने के रास्ते अलग हो सकते हैं। अब वो मुल्क हमको फिर से ढूंढना पड़ रहा है। क्या वो मुल्क नहीं है? वो मुल्क है। तो फिर बदला क्या है? बदला जो कुछ है उसको लेके हम अपनी ये सीरीज हर हफ्ते आपके पास लेके आते हैं, आएंगे। इसका नाम है सवाल। सवाल में आज एक बहुत अहम सवाल जो आप सबके मन में होगा, जहन में होगा, लेकिन दुख क्या है? दुख यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिससे हम उम्मीद करते रहे हैं, जिसको हम गाहे बगाहे लोकतंत्र का चौथा खंबा कहते हैं, तो दरअसल जो हालत लोकतंत्र की है वही हालत चौथे खंबे की भी हो गई है। या ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि खंबे कमजोर होने लगे हैं इसलिए लोकतंत्र खतरे में आने लगा है। ये बात कहते हुए बहुत रिपीटेटिव लगता है कि पुनरावृत्ति हो रही है बार बार एक ही बात की कि लोकतंत्र खतरे में है। यही लोकतंत्र उस पार्टी के लिए भी खतरे में हुआ करता था जब वो सत्ता में थी। अब जब वो सत्ता में नहीं थी, अब जब वो सत्ता में है, तो उसको ये बात जो है वो देशद्रोह जैसी बात लगती है। बात हम कर रहे हैं आज, जैसा कि सौम्या ने कल हमको नाम सुझाया, एलओसी बॉम्ब की टिकटॉक। अब इसके नाम के दो मतलब हैं। एक एलओसी का बॉम्ब है जो लगातार टिकटॉक कर रहा है, यानी कि सब उससे खौफ में है, एक पैनिक मोड है पूरे देश में कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं चीन कहां तक आ गया है, पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं युद्ध तो नहीं हो जाएगा। तो पहली बात, ये मैं अपनी तरफ से आश्वस्त कर देता हूं कि युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध होना भी नहीं चाहिए और कोई भी इस समय की दुनिया में अभी कोरोना के वक्त में युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, टिकटॉक जो शब्द है, तो टिकटॉक को बैन करने से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी हैं आज की खास मेहमान। चूंकि हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानते इन मामलों पे, इसलिए हम अनुमा जी से बात करेंगे। सौम्या गुप्ता मेरे साथ हैं, हमारी जो है साथ में टीम की मेंबर हैं, लगातार डेटा एनालाइज करके खूब सारा आपके सामने लेके रोज सुबह आती हैं कोरोना का, और बहुत सारी स्टैट्स, बहुत सारे सेट आपको बताती और समझाती हैं। अनुमा जी के बारे में मैं परिचय देना चाहूंगा। अनुमा जी, मैंने जब पढ़ा तो मैं बहुत मुझे दिलचस्पी हुई, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के कि जिस दिन जो है चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने कदम रखा, उसी रोज अनुमा जी का जन्म भी हुआ था, 20 जुलाई 1969। हालांकि अब इसमें से आप में से कई लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खोजने लगेंगे, पर आज की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो चाइना वाली है, हम उस पर बात करने वाले हैं। चांद वाली पे हम आज बात नहीं करेंगे। बहुत मजे की बात है कि 1969 में इंसान जब चांद पे कदम रख रहा था, अनुमा जी उसी रोज जो है वो धरती पे कदम रख रही थी। और उसके बाद भी हम आज तक, हम लोग, हम में से बहुत सारे लोग चांद को देवता मानते हैं। ये हिंदुस्तान है, यही इस देश का मजा है पूरा। तो अनुमा जी ने जो है जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एमफिल भी किया हुआ है, और एक ऐसे विषय से किया है जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मेरे परिवार में मेरी बहन ने भी बायोकेमिस्ट्री से जो है वो पोस्ट डॉक्टरल किया है, उसने तो एमफिल किया है बायोकेमिस्ट्री से, और उसके बाद जो है वो आप वायुसेना में पहुंच गई। और एक और खास बात, वायुसेना की पहली 6 जो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स थी उनमें से एक अनुमा जी थी। अनुमा जी से हम बात करना शुरू करेंगे चीन के विवाद पर। चीन वाले विवाद के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जो अखबारों में पढ़ रहे हैं और टीवी पे देख रहे हैं उससे इतर कुछ बातें हैं। कल प्रधानमंत्री अचानक पहुंच गए, लगभग लगभग रक्षा मंत्री को प्लेन के दरवाजे से वापस बुला के कि मैं जाऊंगा प्रधानमंत्री जी। लद्दाख लद्दाख पहुंच गए, वो लेह में उतरे, कहा गया कि वो सीमा पे चले गए, पर नहीं, वो वहां से तकरीबन 220 किलोमीटर दूर लेह में थे। उसको लेके जो भी विवाद और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उन पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या और ये किस दिशा में जाने वाली हैं। सौम्या को मैं अब टॉस कर रहा हूं। सौम्या, आपकी तरफ मैं उछाल रहा हूं सिक्का, और आप बातचीत शुरू करें। वेलकम मैम, सो हैप्पी टू हैव यू, बहुत खुशी हुई। बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। 1962 जिस वॉर के बारे में इतनी बात की जाती है, उसमें यूनिलैटरली चाइना ने सीज फायर किया था। उस टाइम पे दोनों इंडिया और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्लेम्स थे बॉर्डर को लेके। इंडिया मानती थी कि कोई हिस्सा उनका है, चाइना भी उसी हिस्से को अपना मानती थी।
तो जब वो कहते थे कि वो अपने हिस्से में काम कर रहे हैं, तो शायद वो भी सच कहते थे। जब इंडियन एक क्लेम आता था कि हम हमारे हिस्से में है, तो भी सच ही होता था। तो ये जो गलवान एक्चुअली डिस्प्यूट है, ये क्या कभी उन कॉम्पिटिटिव क्लेम्स या उन प्रतिस्पर्धित दावों में शामिल था, जो जहां पे इस बार अभी मुठभेड़ हुई है? इनफैक्ट चीन जो है, हम अगर उसका इतिहास देखें तो वो हमेशा से विस्तारवादी रहा है। तो अगर वो एक समय में नेफा पहले जो होता था उसे क्लेम करता है, और एक समय में आगे आके सिक्किम के एरिया में कहीं पर जबरदस्ती, क्योंकि सिक्किम का जो आपको अगर सौम्या आप अगर जानती हो तो कोई ऐसे 24-25 ऐसी जगह हैं जहां चीन के साथ हमारे डिस्प्यूट है उस पूरे एलएसी पर। तो इनका ऐसा है कि कभी किसी हिस्से पर उसका क्लेम होने लग जाता है, कभी किसी हिस्से पर होने लग जाता है। तो उस समय जब 1962 था, उस समय नेपा की तरफ चीन का ज्यादा आना हुआ था। अक्साई चीन उसी समय उसने हमसे छीना था। तो एक तो ये बात है कि चीन ऐसा करता ही है, और हमारे साथ ही नहीं करता। अगर आपने अभी पिछले कुछ दिनों की खबर पे ध्यान दिया है तो इवन रशिया के साथ कर रहा है, जिसके साथ वो एक्चुअली बना के रखना चाहता है। और तो ये चीन की अपनी नीति है उसका। अच्छा, उस समय क्या था कि 62 में हम लोग थोड़े से कमजोर थे हर तरह से। आजादी को बहुत कम समय हुआ था। हमारा बेसिक ध्यान लोगों की रोटी पानी पर, रोजगार पर और इंडस्ट्री बनाने पर था। ऐसे समय में चीन को हमने इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए दी कि साउथ एशिया में अगर हमको शांति बना के रखनी है तो हम झगड़ा नहीं कर सकते, संतुलन ही बनाना होगा। और यही हम पहले से करते आए थे। लेकिन थोड़ा, अगर मैं थोड़ा लंबा जवाब हो रहा है, लेकिन मैं ये बताऊंगी आपको सौम्या कि उस समय 62 के पहले भी 59 या 54, 55 जब की बात है, चीन की जब प्रधानमंत्री आई थी तो हमारे यहाँ इंटरनल रिफ्ट थी। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी इंटरनल रिफ्ट थी। और एक बड़े नेता जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने चीन के जो लीडर थे उनके साथ थोड़ा व्यवहार भी अच्छा नहीं किया था, और वो काफी चिढ़कर गए थे। और उसके बाद हमने 59 से चीन का रवैया बदलते हुए भी देखा। तो उस समय जो बात थी, चीन लगभग वैसा ही है। और उस समय जिस तरह से हम बहुत ही कमजोर थे, अब हम कमजोर नहीं है। ओके, मैं एक और क्वेश्चन था इसी के फॉलोअप में। तो जैसे हम लोग, मैम आपने भी बोला कि एक्सपेंशन उनकी पॉलिसी है, विस्तारवादी रहा है चीन हमेशा। बट एक तो उनकी ब्रॉडर इंटरनेशनल वो है, बट एक बॉर्डर का भी एक खुद का इतिहास होता है। तो मुझे याद है कि जब अरुणाचल प्रदेश को 1980s में एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया गया था, तब तवांग में भी बहुत ज्यादा इंकर्जन्स होने लगे थे। तो लास्ट ईयर जैसे 370 के एबोरिगेशन के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद भी कहते हैं कि ईस्टर्न सेक्टर से वेस्टर्न सेक्टर में ज्यादा इंकर्जन्स होने लगे। क्या आपको लगता है कि इसका कोई पैटर्न है या कोई रीजनिंग है इससे रिलेटेड, ये कारण हो सकता है? मुझे पैटर्न नहीं लगता। पैटर्न सिर्फ एक ही है। पैटर्न ये है कि चीन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और इस तरह के जो इंकर्जन्स हैं और ये सब करने की उसकी हिस्ट्री रही है। अब देखिए, ये लगातार जब भी किसी तरह का कोई विवाद होता है तो थोड़ा थोड़ा एक एक इंच करके इसको वो दे कॉल इट सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी स्लाइसिंग करते हुए चीन आगे आता रहा है। तो इसमें अब इसका बहुत सारे लोग जो है ऐसा मानते हैं कि जब से इंडिया का नया नक्शा आया, तो धारा 370 के हटने के बाद, उसके बाद ऐसा हुआ है। पर मेरा ऐसा मानना है अगर वो नहीं भी होता तो चीन ऐसा ही कर रहा होता, क्योंकि इस समय चीन का इंटरनल भी थोड़ा सा, वी ऑल नो कि चीन में इंटरनली भी उनको अपनी वैलिडिटी की जरूरत है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर कर रहे हैं चीन से, उनके जो शी जिनपिंग है। मुझे इस तरह का ज्यादा लगता है। मुझे पैटर्न, मैं इसको वैलिडेट नहीं करूंगी। पैटर्न अगर आपको दिख भी रहा है तो वैलिडेट नहीं करूंगी। ओके, थैंक यू मैम। मैम, मेरा इसमें एक सवाल है कि ये है कि दरअसल जो अब, क्योंकि ये बात तो हो गई कि चीन क्या कर रहा है और चीन क्या नहीं कर रहा है, ये एक हिस्सा है। एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हो क्या रहा है
और सरकार ने जो बातें कही, यानी कि मैं जाना चाहता हूं पीछे, जिस रोज गलवान वैली में स्कफल हुआ हमारे सैन्य कर्मियों के बीच, और ये बार बार हम जो जवान कहते हैं, मुझे लगता है सैन्य कर्मी शब्द जो है मुझे ज्यादा उचित लगता है इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो सैन्य कर्मी हैं, उनके और चाइनीज आर्मी के बीच जो स्कफल हुआ, इसको लेकर अव्वल तो ये कि इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि एग्जैक्टली वो क्या सिचुएशन हो सकती है जहां, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे झगड़े देखे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां बिना हथियारों के लोग झगड़ रहे होते हैं, यानी कि बिना फायर आर्म्स के। इतनी बड़ी संख्या में जान जाना, ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव और जानकारी है, कि ये किस तरह का स्कफल था जिसमें 20 जवान जो है उनकी शहादत हो गई? मयंक, एक चीज तो आपको मैं बताऊं, पिछले 45 सालों से जिस सरहद पर, जिस एलएसी पर एक गोली नहीं चली थी, इसका मतलब दोनों तरफ के जो सेना है उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में डाला गया था कि चाहे कुछ भी हो वहां गोली नहीं चलेगी, वहां किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगी। तो ये बहुत ही, जितने भी, अच्छा आप देखिए, जो हमारे फौजी अधिकारी या जवान वहां जाते हैं, ज्यादातर बहुत युवा होते हैं, तो युवा खून में जोश होता है, बहुत ज्यादा जोश होता है। आप देखिए, जब जो गए थे कर्नल संतोष बाबू, वो युवा नहीं थे, वो 40s के एज में थे, तो उनके अंदर कोई ऐसा अंदर से कोई जलजला नहीं उठ रहा था, और इसकी जो प्रैक्टिस इवन यंगस्टर्स नहीं करते, वो चीज का होना, तो एक तो इस तरह से लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने वहां पर जो टेंट देखे तो उनको लगा हो कि लोग जा चुके हैं और उन्होंने उसे उखाड़ने की कोशिश की, और जो जाते हुए लोग लौट आए होंगे, एक ये हो सकता है। और दूसरे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हालांकि मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से तो चीन के लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि वो बटालियन वहां आकर और वो हटाएगी। तो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे इसलिए नहीं जाऊंगी कि चीन को हमारे तरफ की खबर ऐसी कौन देगा जी, और मैं इसलिए इससे बिल्कुल पूरी तरह इनकार भी करना चाहती हूँ। मैंने सुना जरूर है, इसलिए मैंने मेंशन किया जी। मैं ये सोचती हूँ कि ये सब ऑन द स्पॉट बिल्डअप ही हुआ है, क्योंकि जिस समय वो गए शाम का बाद वाला समय था जी। वैसे वहां सूरज देर से डूबता है, लेकिन ये बस एकदम ही हुआ है जो भी कुछ हुआ है, और इसका कुछ प्लानिंग, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्लानिंग रही हो। हाँ, लेकिन इसमें मेरा जो सवाल था वो इतनी बड़ी संख्या को लेकर था कि इतनी बड़ी संख्या में जवानों की जान कैसे जा सकती है। ये क्योंकि जब गोली नहीं चल रही है वहां पे, तो या तो आप कई घंटे तक लगातार आपस में गुत्थम गुत्थाएं लड़ रहे हैं, तभी हो सकता है, या फिर वो टेरेन ऐसी है, उस टेरेन में एक पक्ष जो है वो थोड़ा एडवांटेज में और दूसरा पक्ष नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। असल में आप देखिए कि वो थोड़ा सा ढलान वाली जगह है। तो पहली चीज तो जिन हथियारों से मारा गया है, आपने देखा होगा कि जो तारों को हम अपने घर के चारों तरफ फेंस में यूज करते हैं, उन्हें डंडे के ऊपर लपेट कर, या वो मुग्दर जैसा होता है उसके ऊपर लपेट कर उससे मारा गया है। फिर रॉड्स भी थी जिनसे बिल्कुल अगर मारा जाए तो जान जा सकती है। तीसरी चीज ये थी कि हो सकता है कि उस तरह की लड़ाई में उतनी जाने ना गई हो दोनों तरफ की, लेकिन जो लोग नीचे लुढ़क गए, अब मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं तो ये जानती हूँ कि हमारे जवानों को जिस तरह की वहां पोशाक दी जाती है, वो एक्चुअली लाइफ सेविंग इक्विपमेंट ही मानिए उसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग कहते हैं, तो कई लेयर्स में होती है वो। तो हो सकता है कि जवान ऐसे ही शाम को आए हो तो उन्होंने उसकी मेन लेयर्स ना पहनी हो जिससे पानी अंदर चला गया हो, अदरवाइज वो उसमें मॉइस्चर प्रूफ होता है, उसमें नमी नहीं जा सकती, पानी नहीं जा सकता। तो जो लोग नीचे लुढ़क के गिरे वो शायद रात, क्योंकि रात हो गई थी काफी, ये 12:30-1 बजे तक ये लड़ाई चली है, और जो लोग नीचे गिरे तो वो शायद हाइपोथर्मिया का शिकार ज्यादा हुए, उस तरह से बहुत सारी मौतें हुई हैं। तो मैं क्वालिटी को भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के ना पहने हो उस दिन उन्होंने, क्योंकि इसकी 2 क्वालिटीज हैं। एक क्वालिटी बिल्कुल हर तरह से वाटर प्रूफ और मॉइस्चर प्रूफ और उसमें फ्रॉस्ट प्रूफ, एक वैरायटी वो है। दूसरी जो थोड़ी सर्दियों के, कम सर्दियों में पहनी जाती है या गर्मियों में पहनी जाती है, क्योंकि वहां तो हमेशा ही इस ECC क्लोथिंग की जरूरत पड़ती है। जो तो दूसरी वैरायटी है, हो सकता है उन्होंने वो पहन रखी हो।
तो इस तरह की संभावनाएं भी हैं कि या तो क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है कि उन सैनिकों ने अंदर की लेयर्स ना पहनी हो ईसीसी क्लोथिंग की, जिसके कारण वो ठंड से, हाइपोथर्मिया से उनकी डेथ हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एक ऐसी स्थिति आई है जहां पर ये बहुत अचानक में सब हुआ है कि मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और जैसे हमारे जो सैन्यकर्मी है, आपको वहां पे आप तुरंत जाते हैं और आप तैयार नहीं होते हैं ऐसी किसी किसी परिस्थिति के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पे चाइनीज आर्मी जो है वो होगी। क्या ये चीज हो सकती है लगभग लगभग? बिल्कुल, ये हो सकती है कि जाती हुई चाइनीज आर्मी जो है, हो सकता है कि जब इन्होंने टेंट उखाड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो हमारी साइड के एलएसी में थे, तो वो उखाड़ना एक तरह से उनने उसको ऑफेंसिव एक एक्शन की तरह लिया होगा, और वो दोबारा लौटे होंगे और फिर काफी संख्या में लौटे हुए होंगे एक दूसरे को बुलाते हुए, ऐसा मैं। जी सौम्या, आपका कोई सवाल है कि मैं अपना अगला सवाल पूछूं? मेरे को बहुत एक बहुत सिंपल सा डिप्लोमेटिक लेवल पे क्वेश्चन पूछना था। मैम, 19 मुझे याद है 62 की वॉर के टाइम जो हमारे एम्बेसडर थे चाइना में, जी पार्थसारथी, वो लास्ट एम्बेसडर है। उसके बाद 15 या 16 साल बाद एक नए एम्बेसडर को अपॉइंट किया जाता है। मतलब एकदम ब्रेक आता है डिप्लोमेसी के लेवल पे, टॉक पे। आई थिंक उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में चल रहा था और इंडिया में भी पॉलिटिकली बहुत अलग अलग चीजें चल रही थी। हम लोग डिप्लोमेसी पे बहुत लेट आते हैं उस पूरे दौरान। आपको क्या लगता है अभी जो चल रहा है, या अभी जो चल रहा है, उसमें डिप्लोमेटिकली क्या ऑप्शंस या क्या हो सकता है, क्या बातें हो सकती है एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अलावा? सौम्या, मैं बहुत दिनों से और करीब 1.5 महीने से ये बात बार बार कह रही हूँ कि सेना का काम सरहद की रक्षा करना है। स्थायी समाधान केवल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बातचीत से ही आएगा। आप चाहे बार बार न्यूज़पेपर में जब बातचीत की बात होती है तो कभी लेफ्टिनेंट जनरल की 3 बार की टॉक्स बता देते हैं, एक बार 6 जून को हुई, एक बार फिर इस दिन हुई, एक बार फिर परसों हुई। इससे कभी स्थायी समाधान आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेना अलग बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप की विल अलग बात है। तो कम्युनिकेशन जो हो, मैं इतना योग्य समझती हूँ डॉक्टर एस जयशंकर जैसा हमारे देश में विदेश मंत्री है, पर कई बार मुझे ये दुख होता है कि वो विदेश सचिव जो वो पहले होते थे, वो उसकी मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है उनके ऊपर किसी तरह के दबाव हो, पर मुझे लगता है उन्हें एग्रेसिव का मतलब लड़ने झगड़ने से नहीं है। एग्रेसिव का मतलब है एक के बाद एक, जिस तरह से सेना में लगातार आप देखिए, एक मीटिंग होती है, फिर दूसरी होती है, फिर उसमें एक 72 घंटे का गैप, उन्होंने जो अभी पिछले वाले में उन्होंने कहा है वो होता है। तो एक निरंतरता बनी हुई है। जबकि हम डिप्लोमेटिक टॉक्स के बारे में कितने बार सुन चुके हैं, मुझे तो नहीं याद आता। एक बार मैंने सुना है, और वो वन वे कम्युनिकेशन था कि आपने बोला, उन्होंने सुना, उन्होंने कुछ उसका जवाब दिया, वो आपने सुना। इट वॉज नॉट अ डायलॉग। तो कभी भी बिना डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल विल के इसका समाधान आएगा नहीं। बिल्कुल। इसमें मैम एक बार पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन है उस लोकेशन को लेके, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको उस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। आप हमारी स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो ये जो डेस्कटॉप है मेरे पीछे, इसमें एक लोकेशन जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो लोकेशन है बेसिकली, अभी आप जब गूगल पे सर्च करेंगे, तो अगर आप गूगल मैप्स पे जाएंगे तो आपको गलवान वैली, जहाँ मेरा पॉइंटर है, वहाँ दिखाएगा। लेकिन दरअसल जिस जगह ये स्कफल हुआ वो जगह वो नहीं है। और मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वो जगह कौन सी है। तो अब स्क्रीन पे आपकी जो मैप है, तो ये जो एक तीसरा पॉइंटर है, यानी कि एक जो ये ब्लू पॉइंटर है, ये गैलोवेन रिवर है। गलवान, जिसको ब्रिटिशर्स गैलोवेन कहते थे, तो ये गैलोवेन रिवर है। और ये बेसिकली गलवान एक नाले के तौर पे पीछे से ये आती है और आगे आके नदी बन जाती है चौड़ी होके। तो ये जो तीसरा पॉइंटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां मेरा पॉइंटर है अभी, ये गलवान में जो इसका फल हुआ उसके ठीक तीसरे दिन गूगल मैप से ये जो पॉइंटर है, ये जो मार्कर है, ये हट जाता है। और उसके बाद 2 दिन तक कोई मार्कर नहीं होता। आप जब गलवान वैली सर्च करते हैं तो आपको गैलोवेन रिवर दिखाता है, और फिर एग्जैक्ट वो जो पॉइंट है जहां पर ये स्कफल हुआ, उसके और गलवान रिवर जहां पे वो नाला मिल रहा है नदी में जाके, वहां के बीच में एक मार्कर आ जाता है जो एग्जैक्ट वो लोकेशन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ये जूम इन करके।
ये वो लोकेशन है, और इसके पीछे अगर आप देखें तो ये एक गॉज के तौर पे ये जो नाले जैसा एक फॉर्मेशन है, ये पीछे से आ रहा है, और ये एक ऐसी जगह है जहां कोई अंदर भी नहीं जा सकता। ये इतनी पतली और सकरी जगह है। लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंटर पे आके जहां ये मैंने मार्कर लगा के रखा, और ये मार्कर मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं, जो क्लॉक और डिग्रीज में नापे जाते हैं, उसके हिसाब से लगाया। और मैं एग्जैक्टली इस लोकेशन पे हम जब पहुंचेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक यू फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो गलवान नाला है ये आ रहा है, और यहाँ से ये एक डेड एंड पे एक धारा जा रही है स्ट्रीम इसकी, और एक स्ट्रीम ये निकलती है जो आगे जाके गलवान रिवर में मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जैक्टली आपको ये जो टेरेन दिखाई दे रही है ये बहुत स्टीपी है, जैसा कि मैम ने अभी कहा ये स्टीपी है। ये यहाँ पर ढाल ही नहीं है, बहुत सक्रिय रिजेस हैं जिन पे खड़े होके आपस में गुत्थम गुत्था होना एक बहुत तकनीकी तौर पर बहुत वैसी खतरनाक स्थिति है। और जाहिर सी बात है, इंडियन फोर्सेस अगर सड़क के जरिए यहाँ पेट्रोलिंग करते हुए आई हैं तो नीचे जहां पर ये स्ट्रीम है वो उस तरफ से गई होंगी, और चीन चूंकि ऊपर से आएगा। अब इससे हम क्या समझते हैं, इस मैप को अब मैं जूम आउट कर रहा हूं तो पहली चीज आप जो देख पाएंगे वो ये है कि ये भारत की सीमा के तकनीकी तौर पे अंदर है, और यही नहीं, अच्छा खासा अंदर है, थोड़ा बहुत अंदर नहीं कि ये बॉर्डर के पास है। ये हमारा जो चीन के साथ सीमा है उससे काफ़ी अंदर है गलवान, जो ये जो नाला है, ये जो वैली जिसको कह रहे हैं। और ये वैली इकलौती जगह है उस गॉज के साथ आते आते जहां वैली जैसा एक फॉर्मेशन बनता है। एग्जैक्टली वैली भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो G219 की एक लाइन जा रही है, ये चाइनीज़ बॉर्डर जहां पर है, और यहाँ से इतना अंदर आके है। पीछे इसके हम आते हैं तो आपको लेह मिल जाता है, लद्दाख के कुछ गांव आ जाते हैं। अब बात मैं इसके ज़रिए आपको समझाना क्या चाह रहा था, या इसके ज़रिए मैं क्या सवाल करना चाह रहा था, अब मैं उस सवाल पे आ जाता हूँ। वो सवाल ये है कि मैम, ये क्लियर है कि गलवान वैली जो है वो जो भारत की सीमा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, LAC जो है, वो LAC के काफ़ी अंदर है। अब हमारी सेना ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि गलवान वैली में ये स्कफल हुआ, वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी थी। उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने 2 मई को राजनाथ सिंह ने कहा था कि a sizable number of Chinese troops have entered Indian territory and they have occupied what they believe is theirs. लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया जिसमें बहुत कन्विक्शन से तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी सीमा में कोई भी अंदर नहीं आया है। मैंने मैप पे वो लोकेशन दिखाई। अब इसको कैसे माना जाए, अगर हमारी सीमा में कोई नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे देखती हैं इस बयान को? बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया मयंक आपने जी। तो मैं ये कहूंगी कि किसी भी देश का नेतृत्व जो होता है वो फीडबैक पर ही अपने निर्णय लेता है जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए दोषी नहीं मानती। मैं समझती हूँ उनका जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनके आसपास के लोग जो हैं, उनको इसकी संवेदनशीलता का शायद एहसास नहीं था, या उन्होंने उसे उतना सीरियस बताने की कोशिश नहीं की, और फिर बाद में उसका फिर उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये मतलब था या वो मतलब था। पर मैं समझती हूँ कि इसमें जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उनको थोड़ा सा और सचेत होकर, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करनी होती है, बहुत ही जिम्मेदारी से ये सब बात करने की होती है। तो प्रधानमंत्री जी तक जो इनपुट गया होगा, मैं नहीं मानती कि प्रधानमंत्री जी अपने मर्जी से इस तरह की कोई बात कहेंगे, जबकि रक्षा मंत्री का एक बयान आ चुका था। विदेश मंत्रालय ने भी बोलने की कोशिश की थी रक्षा मंत्रालय के विषय पर। तो मैं इसमें प्रधानमंत्री जी को सीधे नहीं रिस्पॉन्सिबल मानती। उनको जिस तरह के इनपुट आए होंगे मैं समझती हूँ उसके ऊपर, लेकिन इनपुट सही आना चाहिए। मैं समझती हूँ वहां पर बहुत जरूरी है लोगों का अपने दायित्व के लिए ज्यादा सचेत। लेकिन मैम, इससे लगभग ये तो क्लियर है कि जो रक्षा मंत्री ने 2 मई को बोला था वो एक फैक्ट है कि चाइनीज आर्मीज या उनके ट्रूप्स हमारे बॉर्डर के अंदर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद तो हैं अभी भी। हमने उसकी सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं, और जितने भी हम अभी तक जो भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो चैनल के जर्नलिस्ट्स गए हैं,
जिस तरह की, और जो हमारे अपने इंटरनल दोस्तों से भी जो खबर मिलती है उसके हिसाब से चीन के लोग अभी एलएसी के गालवान वैली के हिस्से में अभी भी हैं, उनके बंकर्स हैं। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे, जैसे आप जानते हैं पेंगोंग सो लेक के पास है। अगर वो जब जो फिंगर 4 के और 8 के बीच से अगर चीन की सेना निकल जाती है तब हम मानेंगे कि हमारे को उतना खतरा नहीं है। लेकिन जब तक वो वहां बैठे रहेंगे तब तक, क्योंकि अब इस बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं उस तरफ। पहले ये हमारे बीच में एक तरह का अनरिटन एक संधि थी कि कोई वहां कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, आप आते रहो जाते रहो, फ्लैग दिखा दो, लाल वाला फ्लैग दिखा दो, बोल दो दिस इज नॉट योर एरिया, वो ऑल दैट वाज फाइन। बट नाउ दैट परमानेंट स्ट्रक्चर हैज टू गो। आपको लगता है ये इतना आसान है, मतलब अभी की स्थितियां देखते हुए? क्योंकि वो टेरेन भी मुझे लगता है कि आपने तो देखी होगी, वो बहुत मुश्किल टेरेन है। क्या इतना आसान है वहां पे ये सब कर पाना इस तरह से? मैं सिर्फ एक ही बार गई हूँ और मैं लेह के थोड़ा आगे तक गई हूँ। एग्जैक्टली उस एरिया में मुझे जाने का मौका नहीं मिला है। तो पर मुझे जितना जो जानकारी है, जो हमारे इंटरनली जो हमारे बीच में है, उस हिसाब नेचुरली एक तो वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी चीज, जिस तरह का एक्शन इस बार हुआ है चीन की तरफ से, वो पहले हुआ नहीं है कभी, काफी दिनों से नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत डोलम में हुआ था 2017 में, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन हमारे अपने एलएसी के टेरिटरी में ये बहुत 45 इयर्स क्या, ये तो पहली बार ही हुआ है जिसमें फिंगर 4 और 8 के बीच में चीन ने इस तरह से। मैं अब चाहता हूं कि एक सवाल जो है मेरे मन में भी, पर वो सौम्या ने टॉस किया था जब हम लाइव आए थे उससे पहले, मैं चाहता हूं हम उस सवाल की तरफ भी बढ़े। सौम्या, आप जो पूछना चाहती हैं जो भी, उस सवाल की तरफ आए। बहुत दिलचस्प सवाल है। तो मैम, हम लोग यूजुअली सोचते थे कि हम जब ट्विटर पे लिखते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से, तो हमको तो क्रिटिसिज्म मिलता है, और आई थिंक वो एक आज तो यूज टू हो गए हैं। बट मुझे लगता था कि जो मिलिट्री है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि वो सवाल शायद आप लोग जैसे ऑफिसर्स से तो कभी नहीं पूछे जाएंगे अगर आप सवाल पूछेंगे एस्टैब्लिशमेंट से या फिर गवर्नमेंट से। पर मैंने कुछ दिनों में देखा है कि आप जैसे आवाज उठा रही हैं, आप लगातार इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैंने देखा है कि आप पे भी एक तरह का एक मैकेनिज्म से आपको कुछ बातें कही जाती है, और मैं वो यूज नहीं करना चाहती वर्ड्स, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत खराब लगता है कि मैं वो कुछ बोल दूं ऐसा। बट ऐसे वर्ड्स यूज किए गए, ऐसी बातें बोली गई है जो हम लोग को तो लगता है कि ठीक है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, बट ये कैसे एक्सेप्टेबल है जिस कंट्री में नेशनलिज्म इतना इम्पोर्टेंट बनाया गया पिछले 6 सालों में, और हमेशा से था, बट एटलीस्ट इन 6 सालों में तो हाइपर नेशनलिज्म की तरह हुआ है। जब आपके ऊपर सवाल आते हैं उसको हम कैसे देखें? लाइक हाउ डू यू पर्सनली फील, आपको वो कैसा लगता है, और आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कैसे देखती हैं? इसमें मेरी ओर से एक लाइन मैं जोड़ देना चाहता हूं जो सौम्या ने कहा कि आर्म फोर्सेस में होना, यानी कि एक आम भाषा में सिर्फ सिपाही होना, यानी कि फौज में होना भी, हमने गांव में देखा है कि एक लड़का जो है वो 12वीं पास करके, और वो जो सीधी भर्ती होती थी उससे जब वो फौज में चला जाता था, या इवन शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेरे दोस्त हैं कई सारे, एक सोशल पूंजी है, एक सोशल कैपिटल है, सामाजिक पूंजी होती है हमारे समाज में और दुनिया के ज़्यादातर समाज में, फौज में होना, देश की रक्षा के लिए जान खतरे में डालने वाले लोग। लेकिन अब उसमें हम सौम्या का सवाल जो है वो जोड़ के, और हम क्या लगता है कैसे देखती हैं इस पूरे माहौल को, जहां बहुत आसान है मतलब कंट्रीब्यूशन आपका सारा किनारे करके, और सौम्या आप जोड़ दीजिए आप जो कहना चाहती है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कहना भी इसको। फौज के जो लोग हैं, हम जब सर्विसमैन होते हैं या नहीं भी रहते हैं, एक ऑटोमेटिकली हम राइट विंग की तरफ होते हैं। आप समझते हैं ना ये बात कि हम सरकार के तरफ होते हैं। लेकिन मैं जब फौज में थी तो सरकार की तरफ होना एक बात है, सरकार जो है वो हम सरकार यानी कि हम एक निष्पक्ष एक एंटाइटी को हम सरकार मानते हैं जो देश का भला करती है, जो देश के लिए होती है। पार्टी का होना वो एक मतलब उसके साथ इनबिल्ट है। अब मैं जब भारतीय वायुसेना में थी तो लोग ऐसा कहते हैं कि फौजी हमेशा अपने सीनियर्स को यस सर ही कहते हैं,
पर मेरे साथ शायद या तो मेरा अपना अनुभव इतना अच्छा रहा कि 24 सालों में जब भी इफ आई हैड एन ओपिनियन, मेरा कभी कोई विचार था, तो मेरे जो बॉसेस थे, सीनियर्स थे, उन्होंने हमेशा उसे तवज्जो दी, कभी खारिज नहीं किया। तो उन्होंने मुझे क्या सिखाया कि सवाल पूछना एट्रीब्यूट है, सवाल पूछना कोई बुराई नहीं है, और अपना सही ओपिनियन अगर अच्छे के लिए है तो वो देना भी। तो शायद मेरे फौज के ही जो सीनियर्स थे वही सुना देते, वही बता देते कि अगर हम किसी चीज के अच्छा करने के लिए सवाल पूछते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स भी मेरे ऐसे ही थे, उन्होंने हमेशा मौलिक होने को प्राथमिकता दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर किसी भी बात में डरने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने उन्हें 20 वर्ष की उम्र में खोया और हम 3 बहनें थे, मैं सबसे बड़ी थी, तो हमने जब संघर्ष किया तो हमने डरना वरना छोड़ दिया। अगर हम सही हैं और कन्विक्शन हमारा है कि ये बात जो हम पूछ रहे हैं इससे हम देश का बुरा नहीं कर रहे, हम देश का तो भला कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये जरूर थोड़ी सी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप देश का अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। इट इज नॉट टेकन जस्ट लाइक दैट। एक और चीज है, अचानक ये पैटर्न्स में नहीं था, लेकिन आपको मैं बताऊं 24 साल से मैं जिस विभाग में हूँ, लॉजिस्टिक्स, हमारा काम ही चीजों को प्रोक्योर करना है। जितने भी केसेस आज जो हम जिनको कल्बिनेट होते हुए देख रहे हैं, पूरा होते हुए देख रहे हैं, इनकी जो तैयारी है वो 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से चल के अब, यानी कि 8 से 15 साल लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा होने में। और किसी सरकार के बदलने से इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोसीजर लगातार चलते हैं। अगर कोई कहता है कि सरकार ने करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब लानत है जितनी फौज के लोग प्रोक्योरमेंट में लगे हुए हैं, वो तो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, अचानक उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की जो सोच है, अब क्या हुआ है, पहले चीजें आ जाती थी, अभी हमारी इन्वेंट्री में 2000 एयरक्राफ्ट है, राफेल एक पहला अभी आना है, और वो भी जुलाई में इसी महीने में आएंगे, 6 पूरे एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो 2000 एयरक्राफ्ट कैसे आए, पर इतना ज्यादा प्रचार तंत्र पहले नहीं था, मीडिया को भी इस तरह से बता के कि हम ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मीडिया इसको खोजता था कि क्या क्या आ रहा है, क्योंकि अब चूंकि एक तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो इन सब चीजों का लोगों को पहले से पता चल जाता है। आपका सवाल जो था, मैं उस पर वापस आती हूँ कि बहुत सी चीजें जो पहले नहीं होती थी वो हो रही हैं। मेरी 24 साल की सर्विस, जो कि जिसमें मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे घर पे मेरा अगर छोटा बेटा है तो वो अकेला है, नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा। जब कारगिल के दिन थे तो मैंने अपनी जो मैटरनिटी लीव थी वो सरेंडर की थी, मुझे याद है। जब हम हर चीज में देश को पहले देखते हैं तो 2-4 सिखाए हुए एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से आने वाले लोगों के, देशद्रोही या सिकुलर या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको कहने से क्या फर्क पड़ता है, क्या इंसान बदल जाता है? कुछ नहीं बदलता। हाँ, जो लोग भले होते हैं उनको ये देख के दुख होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इस सब के लिए एक अपने चारों तरफ शील्ड बना ली है कि मुझे इससे डर नहीं लगता। उनको जो भी कहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। क्या उससे वो मेरी 24 साल की जो सर्विस देश के लिए निस्वार्थी है उसको वापस ले लेंगे? कई बार लोग लिखते हैं आप अपनी यूनिफॉर्म की फोटो ट्विटर पे क्यों डालती हैं? भाई वो मेरा भूतकाल है, उसको आप मुझसे कैसे खींच लीजिएगा? भविष्य आप मुझे मत दीजिए, कोई बात नहीं, पर मेरा जो पास्ट है वो तो मेरा अपना है। और उसके जी, ये उस तरह है जैसे आप किसी क्रिकेटर से कहें कि आप किट में अपनी फोटो क्यों डालते हो, या किसी सितार वादक से कहें कि आपने सितार बजाते हुए अपना वीडियो क्यों शूट किया। ये समाज जो है तर्क से रहित हो चुका है अब। तो ये आप इसके ऊपर बिल्कुल कोई आप भी बुरा ना माने, और जो सुन रहे हैं उनको भी मैं कह रही हूँ कि किसी को देशद्रोही कहने से ये पता चलता है कि उस व्यक्ति के पास तर्क नहीं बचे, तो वो गालियों पर उतर आया है, बस इतनी सी ही बात। मैम बिल्कुल, ये जो आपने बात कही अभी, इसमें जो हमने बात कही कि अब प्रचार ज्यादा होता है, जो 2000 एयरक्राफ्ट के इन्वेंट्री में होने की बात थी, और मैंने डिफेंस कवर किया है अतीत में ही, जब खोजना पड़ता था, तो मुझे याद है कि डिफेंस की कोई भी स्टोरी आसानी से नहीं निकलती थी, और कई बार तो हम लोग इंतजार करते थे कि जब डिफेंस एक्सपो होगी
तब पता चलेगा कि नया क्या आने वाला है और क्या आया है। कई बार पता नहीं चलता था और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी होती थी, कोई मिल जाती थी कि अच्छा अच्छा ऐसी कोई डील होने वाली है। एक सवाल यहां से निकल के आता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, और मैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं उठा रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके, चाहे वो म्यांमार के बॉर्डर में जाके हो, आप इसको कैसे देखती हैं? इसका प्रचार करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको टेलीवाइज करना, इसके वीडियो रिलीज करना, एक तो ये पहले नहीं किया जाता था, दूसरा टैक्टिकली ये कितना सही कदम है? देखिए, मेरे अपने ओपिनियन है इसके लिए, मैं ही खुद जिम्मेदार हूँ जी। तो ये जो भी हमारी स्ट्राइक्स हुई हैं, और मेरी जनरल हुड्डा सर से भी एक बार बात हुई है, जो उसके जिनके निर्देश पर ये सारा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बड़ी सफल हुई थी, उनको भी मैं देखती हूँ, वो ऐसे व्यक्ति हैं बिल्कुल कभी बोस्ट नहीं करते। तो हमने पिछले 6 साल में एक बहुत ही अजीब तरह का तंत्र सीख लिया है, एक अजीब तरह की बात सीखी है कि हम हर चीज को बोस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि हमने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक नाम से ना किया हो, लेकिन इस तरह के आर्मी कमांडर के डिस्क्रिशन पर बहुत बार हमने दुश्मन की टेरिटरी में जाके उनको मारा भी है, और उनके तरफ से कुछ मतलब काफी एक गेनफुल हम कहेंगे, वो इस तरह का उनको डराया भी है जी। लेकिन अब क्या है, उसको बार बार कहने से अच्छा, अंदर तो आपने चलिए ठीक है एक अपना पॉलिटिकल मोटिव साध लिया, लेकिन किसको लगता है कि चीन और पाकिस्तान में ये छपता नहीं होगा जो हम बोलते हैं, खूब अक्सई चीन लेके रहेंगे, कहा तुल्लू कौन आ गया हमारे पास, और जबरदस्ती। ऐसा नहीं है कि सेना इन सबका सामना नहीं कर सकती, सेना बिल्कुल सामना करने के लिए सक्षम है, हम चीन के बराबर हैं, लेकिन ये जबरदस्ती की बोस्टिंग आर्मी का कभी कल्चर नहीं था। आर्मी के लोग अनड्यूली आपको कभी टीवी पर नहीं दिखते थे, और एक तरह का फिल्टर आप समझ लीजिए, वो फिल्टर हमेशा लगा होता था। लेकिन अब जो बाहर निकलने की आदत है, तो अब आर्मी के लोग बहुत सारी चीजों में दखल अंदाजी करने लगे हैं, और कई बार ये बहुत दुर्भाग्य से ये प्रायोजित होता है कि यूनिफॉर्म के लोग भी बाहर आके और कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो सेना के अपने पब्लिसिटी, जो हमारा पीआरओ है उसके कहने पर नहीं होता है, लेकिन वो दूसरी तरह से प्रायोजित होता है। तो इतना ज्यादा लोगों के सामने दिखना, उससे क्या होता है, एक तो चलिए ठीक है कुछ दिनों तक आपके अंदर बहुत देशभक्ति की भावना आएगी, फिर आप उनकी ह्यूमनली गलतियों को भी देखने लग जाएंगे। आर्म फोर्सेस की लोगों सब में होती है, हम नहीं कह सकते कि हम लोग सब 100% अच्छे हैं। तो जब आप पहले तो उन्हें हीरो बनाएंगे, और सामने जब उनकी दूसरी गलतियां आने लगेंगी, कभी आप उनको देखेंगे कि किसी का कोई, मैं बोलने में हिचकूंगी, कभी किसी का फिडिलिटी के केसेस हैं या कुछ है, जब आप वो देखेंगे तो फिर आप उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगेंगे। तो ये अति दोनों तरफ से गलत है जी, या तो मसीहा है या अपराधी है। एग्जैक्ट जी। तो वो वाली सिचुएशन पहले नहीं होती थी, और मैं समझती हूँ आर्म फोर्सेस को अपनी वही डिग्निटी बना के रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में इसलिए कौनता रहा है, यहाँ पे बात आर्मी की जो डिग्निटी है उसकी तो है ही, मुझे ये भी लगता है कि जिस राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला प्रधानमंत्री की डिग्री तक मांग लेने में दे दिया जाता है, इस तरह के ऑपरेशंस को पब्लिसाइज करने से तब राष्ट्रीय सुरक्षा क्या खतरे में हमारी नहीं पड़ती है, या एक तरह की सीक्रेसी इस तरह की चीजों को लेके हमें मेंटेन नहीं करनी चाहिए? ये एक सवाल यहाँ पे डिग्निटी के अलावा भी है, जो टेक्निकल सवाल किसी डिफेंस पर्सनल से ही मैं पूछना चाहता था कि क्या इस तरह के ऑपरेशंस को पब्लिक इस तरह से करना चाहिए, या करने के बाद अगले ही दिन आप ऐसा कुछ कर दो? मैं इस पे मेरा आप जो भी मत हो, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में प्रोपेगेंडा का बहुत बोलबाला रहा है, और उसका इस्तेमाल हर जगह हुआ है। हाँ, पर एक बात आज जरूर बोलूंगी मैं कि आर्म फोर्सेस की बहुत सारे इश्यूज हैं। आर्म फोर्सेस में एक ओआरओपी का मुद्दा चल रहा है, आर्म फोर्सेस में एक एनएफयू का मुद्दा चल रहा है, आर्म फोर्सेस के काफी सारे कैंपस के अंदर से रोड्स निकाल दिए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे ईसीएचएस में दवाइयों की कमी हो गई है, दवाइयां नहीं मिलती। पिछले 4 महीनों से ये बोल दिया गया है कि बाहर से खरीदो, रिटायर्ड ऑफिसर्स को बोला है बाहर से खरीदो, बाद में रिएम्बर्स करेंगे।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन सब से प्रॉब्लम होती है। क्या कोई इन परेशानियों को सुनता है? क्या सरकार जितनी सारी अपनी सेना के शौर्य का फायदा उठाती है, क्या सरकार उनके उन मुद्दों को उतने ही सीरियसली देख रही है? मुझे याद है ये सवाल मैंने एक बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा था पिछले साल, वो सवाल ही गोलमोल कर जाते। सवाल सीधे हैं, जवाब हमेशा गोलमोल मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सच में सेना के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आप चाहते हैं कि सेना के लोगों का सब अच्छा हो, तो उन्हें बेस्ट से बेस्ट क्लोथिंग भी उपलब्ध कराएं जो कि लाइफ सेविंग होती है, उनके लिए ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग जो उनकी है वो भी कराएं, उनके जो मुद्दे हैं उनको भी देखें और पूरी तरह से उनका अच्छा करें। तब तो सेना पूरी तरह आपके साथ दिल से भी रहेगी। वैसे भी जो लोग हमारे फौजी लोग जो यूनिफॉर्म में हैं, वहां तो कोई डेविएशन ही नहीं है। आप चाहे उनको कुछ दीजिए या मत दीजिए, किसी तरह की कोई शिकायत कभी नहीं आएगी। हमारे भारत का फौजी जो है वो कम से कम रिसोर्सेस के साथ भी ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस देता आया है और देता रहेगा। और मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि जब आप सेना का इतना प्रचार तंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस समय सेना के जो अपने अंदरूनी मुद्दे हैं उन्हें भी आपको ऊपर लेके आना चाहिए और उनमें फेवरेबल उनको डिसीजन देने चाहिए। सौम्या, एक सॉर्ट ऑफ मेरे तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन था। हमको बार बार बोला जाता है कि आर्मी पे सवाल मत कीजिए, मिलिट्री पे सवाल मत कीजिए, आप कितने एंटी नेशनल है, ये है। एज अ सिटीजन मैम, बिकॉज यू हैव बिन इन द फोर्सेस, आप उसका हिस्सा रही हैं, आपने हमारे देश के लिए इतनी सेवा की है। आप मुझे बताइए, एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, मुझे क्या करना चाहिए या किस तरह से वो सवाल पूछने चाहिए कि वो नहीं लगे कि मैं आर्मी की इंसल्ट कर रही हूँ। क्योंकि सवाल, जैसे आपने कहा, सवाल पूछना एट्रीब्यूट है, एक जरूरी चीज है, वो आलोचना नहीं है, वो बस सवाल है। तो आपको क्या लगता है कि हम नागरिकों को एज अ सिटीजन कैसे, आर्मी का मोराल नहीं डाउन करना है और फिर भी सवाल पूछते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सरकार की नीति पर सवाल पूछिए, फौजी के एट्रीब्यूट्स, फौजी क्या कर रहा है उसको फौजी का जूता पहनिए, खुद को उसमें पाइए और फिर सोचिए कि सवाल कौन सा पूछा जाना चाहिए। क्योंकि जो एक व्यक्ति सरहद पर है वो तो धूप छाव बारिश बर्फ सबकी परवाह किए बगैर वो वहां उस ध्येय के लिए लगा है जो देश का ध्येय है। लेकिन जब सरकार की नीतियां, अब जैसे एक सवाल ये बनता है कि इतनी लंबी, इतना 2 महीने से ये चला आ रहा है, पॉलिटिकली क्या अभी तक हुआ, ये सवाल है। ये सवाल पूछिए डिप्लोमेटिकली क्या, क्योंकि सेना के ऊपर क्या सवाल पूछ सकते हैं? सेना तो वहां वैसे ही, हम सब यहाँ पे कमरों में बैठे हैं, हम सब अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वो सरहद पर हैं। तो उनके ऊपर क्या सवाल हो सकता है? मैं समझती हूँ उनके ऊपर कोई सवाल नहीं, लेकिन सरकार जो विज्ञापन करती है चीजों का, हाँ, उन पर सवाल किए जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। मैम, सेना पे सवाल नहीं किया सकते, पर मुझे लगता है कि वो लोग जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आप भी ट्विटर पे ऐसे लोगों को तमाम मैं देख रहा हूँ फेस कर रही हैं, उन लोगों पे सवाल जरूर किया जाना चाहिए जो कभी सेना में रहे हैं या अभी भी सेना में है कुछ लोग, और उन वर्दियों का तो देखिए, मैं आपको रोकूंगी। मेरा सवाल ये है कि जब रक्षा मंत्रालय का मामला होता है तो विदेश मंत्री क्यों बात करते हैं? जब विदेश मंत्रालय का बात होता है तो सड़क और राज्य परिवहन मंत्री क्यों बात करते हैं? और जब और सबके मामले होते हैं अलग अलग तो अचानक स्वास्थ्य मंत्री बात करते हैं। तो मेरा मुद्दा तो डिवीजन ऑफ लेबर से, मुझे तो सेना ने डिवीजन ऑफ लेबर समझाया, जिसका काम उसी को साझे। तो सवाल तो वहां भी होते हैं। मुझे तो मैम ये लगने लगा है, दरअसल इनको अनवा जी मैं साफ बताऊं, आप जो कह रही हैं कि इस मंत्रालय, रेल मंत्रालय का मामला है तो विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और रक्षा मंत्रालय का मामला है तो वित्त मंत्री भी कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो करेंगे नहीं। मुझे तो लगता है कि इनको उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता तो इस देश में हर नुक्कड़ पे, चाय की दुकानों पे आपको मिल जाएंगे अभी। तो मुझे तो ये भी लगता नहीं कि कोई जरूरत है, या तमाम टीवी चैनल्स पे जो एंकर हैं, पार्टी को प्रवक्ता की जरूरत अब खत्म हो गई है, या सरकार को, मुझे लगता है। लेकिन मेरी इसमें एक कैविएट ये है कि हमें उनको तो सवाल करना होगा ना जो सेना की वर्दी का बेजा इस्तेमाल करते हुए, और मैं नाम नहीं लूंगा,
वो तमाम मंचों पे जाके जो पॉलिटिकल भाषण देते हैं, उनमें से कुछ लोग अभी भी सर्विसमैन हैं, अभी वो हैं, रिटायर नहीं हुए, और कुछ लोग अपनी सर्विस खत्म होने के बाद लगातार ये काम कर रहे हैं, यानी कि सवालों को पब्लिक डोमेन से वाइट वॉशिंग करने का काम जो है उस पर वो लगातार कर रहे हैं। उनको तो हमें क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि अगर बात देश की है तो जिस नागरिक की सुरक्षा के लिए आर्मी की बात की जा रही है, उस नागरिक की तरफ से भी तो कुछ सवाल जो है वो होने ही चाहिए ना। और इवेंचुअली उसी नागरिक का बेटा फौज में भी है, वो गांव में किसान मर रहा है, बॉर्डर पे उसका बेटा मर रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। मतलब स्थिति तो सब जगह बुरी ही है बेचारों की, लोगों की। तो फर्क ये है कि जो देश के लिए मर रहा है उसे जी। मालूम है कि हाँ उसकी शहादत जो है वो देश के काम आने वाली है। जी। किसान जो बेचारा अपने परिवार और उसके लिए जो मर रहा है, वो सरकार उस तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही है, उसके खेती को लाभ का व्यवसाय नहीं बना पा रही है, और वादा उसका किया गया था। तो किसान और जवान के बीच में, हालांकि हम सबको याद है जब जवान मांग तो शहीदों लाभ तो जवान को भी नहीं पहुंच रहा है ना, चाहे वो ओआरओपी हो, चाहे वो जो सियाचिन जैसी जगहों पे पोस्टेड है उनके लिए सुविधाएं हो, ठीक से जूते नहीं है ढंग के, गम बूट्स नहीं है, ओवरकोट्स नहीं है, कुछ है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हमें जी चाहिए जी और जितने लोगों के लिए, आप देखिए ये लंबा समय, जैसे मान लिया 6 महीने ये स्टैंड ऑफ चलता है, जी। तो ऐसे में हमारी जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, मैं अभी जो पिछले कुछ दिनों बहुत ज्यादा जिन प्रोक्योरमेंट का बहुत ज्यादा की चर्चा भी है, ये सब आग लगने पर कुआं खोदने वाली प्रोक्योरमेंट है, इमरजेंसी परचेज की पावर्स में की जा रही है। तो पिछले 6 सालों में भी तो ये सारे केसेस ऑलरेडी थे टेबल पर। इनको प्रायोरिटी वाइज अगर हम करते तो आज हमको इस तरह से तेजी से रशिया की तरफ वापस जाके और उसको अपना दोस्त बनाने की दोबारा से जो कोशिश की है वो नहीं करनी पड़ती। हमें ये लगातार करना चाहिए, पर हमने लगातार सेना का बजट कम किया है। तो सेना का बजट हमसे 3 गुना ज्यादा चीन का है। मैं समझती हूँ उतनी ज्यादा कंपटीशन ना भी करें, लेकिन सेना का बजट अब कम नहीं करना चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल है, बस 1-2 लाइन में ही मैं चाहूंगा आप बस ये बोले। आप ये बताइए कि आप सरकार का जो रवैया है इस पूरे मामले को लेके, डिप्लोमेटिकली जो सवाल आपने बार बार किया, ना केवल डिप्लोमेटिकली यानी कि बल्कि टैक्टिकली सेना के प्रति जो रवैया है, डिप्लोमेसी को लेके जो रवैया है, इस पूरे मामले को लेके सरकार के प्रोसेस और उसके अप्रोच से आप सेटिस्फाइड है या नहीं है? एक बढ़िया कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया। हाँ बोलने में फंस जाऊं तो नहीं बोलने में भी फंस जाऊं। तो मैं इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़े, फिर से वही कहूंगी, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों में कमी है। यहाँ पर जिनको हम अच्छे से अच्छा दोस्त बताते हैं, उनका नाम लेने से हमें दिक्कत हो जाती है, हम नाम नहीं ले पाते। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट, रिक्वायर्स करेक्शंस। सौम्या, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं मैम, आप ट्विटर पे बहुत पोएट्री भी शेयर करते हैं जी। आई सीन कि आप सारी, मतलब उर्दू का भी आपने बिल्कुल लाइक हमारे जो टिपिकल हमारी हिंदी बेल्ट में जो खड़ी बोली होती है उसमें भी आप शेयर करते हैं। अगर आपको रैप अप करना हो इस सिचुएशन को उन लाइनों में, तो आपको कुछ लाइनें याद आती है? हाँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक लिखा था, तो मैं समझती हूँ ये अच्छा है कि हवाएं जोर कितना भी लगा दे आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। तो जिस आइडिया का जब टाइम आ जाता है, उस आइडिया को कोई नहीं रोक सकता। जिस मुहिम का जिस समय आ जाता है, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, हमारी जो बहुत सारे हम लोग असंतुष्ट हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन जब घड़ा भरता है तो सारी चीजें फिर दोबारा से रिवाइटलाइज होती हैं। बस यही। तो इसी के साथ जो है हम लोग अपनी इस बातचीत के सवाल हमारी सीधी से इसके अंत की ओर बढ़ चले हैं आज के एपिसोड की। मैं कंक्लूडिंग नोट में बस जो बात कहना चाहूँगा वो इतनी सी है कि साहिर लुधियानवी मशहूर शायर थे, और अपनी एक नज़्म में वो कहते हैं कि बम घरों पर गिरे या सरहद पर,
रूह तामीर जख्म खाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी बरसों तलक रोती है। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। और इसमें साहिर कहते भी है, जंग तो खुद ही मसला है एक, जंग क्या मसलों का हल देगी। सवाल यह है कि हम वो लोग जो सारे वॉर मॉन्गरर हो गए हैं, जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं, जाहिर सी बात है उनमें से कभी किसी ने आर्म फोर्सेस की नौकरी नहीं की है, किसी ने बॉर्डर पे जाके वो हाल नहीं देखा है जिसमें फोर्सेस नौकरी करती हैं। आइडियल एक दुनिया जिसका सपना हम सब देखते हैं, इवन जो फोर्सेस में काम करते हैं वो भी, कि दुनिया में कहीं फौज की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, दुनिया इतनी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरत है, इसलिए फौज है। उसका काम देश की रक्षा करना है। लेकिन किसी भी चुनावी राजनीति के लिए उसको जंग में झोंक दिया जाना उसके ह्यूमन राइट्स और एज अ सिटीजन आपके सिटीजन राइट्स के भी खिलाफ है, क्योंकि आपको अंधेरे में रखा जाता है। जब राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल होता है तो आपको धोखा दिया जाता है। सेना को उनके ज़रूरी इक्विपमेंट से, उनके अच्छे खाने से, उनकी सैलरीज में बढ़ोतरी से और उनकी पेंशन से वंचित रखा जाता है। और आपको भी लगभग उन्हीं चीज़ों से, यानी कि रोजी रोटी, शिक्षा, रोजगार और सेहत से वंचित रखा जाता है इस वॉर मॉन्गरिंग की राजनीति के जरिए। तो इसमें जब आप फंसते हैं तो याद रखिएगा कि आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और आप फौजी का भी नुकसान कर रहे हैं। इवेंचुअली ये सब मिलके मुल्क का और डेमोक्रेसी का नुकसान होता है। सवाल में आज हमने बात की विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी से। बहुत खुश हूँ मैं बात करके, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सौम्या के भी चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है मुझे। अनुमा जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हम एक छोटा प्लेटफॉर्म है और जो लोग देख रहे थे उनको भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो युद्धोन्माद है ये आपके देश को बर्बाद कर सकता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फिर से शुक्रिया कहते हुए हम लोग सवाल से विदा लेते हैं और रात 8 बजे, रात शाम को 7 बजे छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सोनी सोरी होंगी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ पे अभी क्या चल रहा है। तब तक के लिए अलविदा।